इमेजिन कीजिए कि कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको डायग्नोज़ किया, उसको दवाई दे दी और वो चला गया। कुछ दिन बाद पेशेंट को उतना आराम नहीं हुआ या फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया और उसने आपको कुछ लीगल नोटिस भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अच्छा डॉक्टर होना ही काफ़ी है या फिर डॉक्टर को एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर भारती। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो हमारे लेक्चर चल रहे थे, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ क्या होते हैं, कैसे उनको डील करना है हमें और सही निर्णय कैसे लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसके नोट्स फिर हम शेयर करेंगे इसी चैनल पे। तो ये हमारा इसका जो हमारा पेपर फर्स्ट है काई चिकित्सा का, उसका लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 3 है और ये कंप्लीट कर लेंगे आज टॉपिक हम। तो शुरू करते हैं, एथिकल इश्यूज़ इन द प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। एथिक्स के बारे में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो सब फर्स्ट जो लेक्चर है, हम इस लेक्चर नंबर 2 का पार्ट ए में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या इश्यू फेस करने वाले हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्या होते हैं एथिकल इश्यूज़? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सही और गलत के बीच निर्णय करना कठिन होता है। जब हमें पता ही नहीं चल पाता, कभी-कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें डिसाइड करना है कि राइट क्या है, तब वो हमारी हेल्प कौन करता है? एथिक्स, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये प्रीवियस लेक्चर में आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इन परिस्थितियों में जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ है और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ जो है, उनको हमें फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है। इन्हीं चीज़ों के बारे में ये लेक्चर हमारा रहने वाला है। फंडामेंटल्स एथिकल प्रिंसिपल्स इन आयुर्वेदा प्रैक्टिस। देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी होती है। जैसे कि अहिंसा हमने पढ़ा था ना, डू नॉट हार्म, करुणा, कंपैशन, हमें पेशेंट के लिए एम्पैथी रखनी है ना, उसकी केयर करानी है हर पेशेंट के लिए। सत्य, हमेशा सच बोलना है, राइट डायग्नोसिस एक्सप्लेन करना है, फिर प्रोग्नोसिस और कम्युनिकेशन सही से करना है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको फ़ॉलो करके आप जो आने वाले एथिकल इश्यूज़ हैं, उनसे बच सकते हैं। अहिंसा, करुणा, सत्य, ऐसे जो किसी यहाँ पे मतलब एस्टे का मतलब तो क्या होता है, चोरी नहीं करना, है ना? तो ऑनेस्टी रखनी है, कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है ना, ऑनेस्ट रहना है आपको। जो भी आप पेशेंट के साथ में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ उसका जो इश्यू है, जैसे कि दवा लेने के लिए उसके पास पैसे वगैरह का कोई मैटर है, उन सब चीज़ों में ना ऑनेस्ट रहना है हमको। ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, यहाँ पे मीनिंग इसका ये है कि प्रोफेशनल जो बाउंड्रीज़ हैं, वो और सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है फिजिशियन को। ठीक है? अपरिग्रह, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ इकट्ठी नहीं करने को अपरिग्रह कहते हैं। तो किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट और जो इश्यूज़ है, ये आपको डेवलप नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम फ़ॉलो करेंगे तो। तो ये कुछ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, जिनको फ़ॉलो करके हम आने वाले इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। अहिंसा, करुणा, सत्य, ऐसे ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मेजर एथिकल इश्यूज जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस में कोई फिजिशियन फेस कर सकता है, वो क्या-क्या हो सकते हैं? देखिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो हमने देखा था कि हिस्ट्री को कॉन्फिडेंशियल रखना है, इन्फॉर्मेशन जो भी है पेशेंट की। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमें अच्छे से डायग्नोसिस वगैरह, ट्रीटमेंट, बेनिफिट्स, रिस्क फैक्टर्स, ये सब पेशेंट को समझाने हैं। ट्रूथफुलनेस एंड कम्युनिकेशन, फ़ॉल्स होप नहीं देनी है ना, रियल सिचुएशन समझाना है। ओवर ट्रीटमेंट, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन एडवाइस नहीं करना है। फाइनेंशियल एथिक्स, बर्डन नहीं पड़ना चाहिए उस पे, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं पड़े। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसी तरह से आपको पेशेंट को इस तरह से मतलब गाइड करना है, पर्सनल गेन वगैरह नहीं हो ना खुद का, कि मैं ये करूँ तो मेरा ये फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। इस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं करना है पेशेंट को ना। प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप करना है। आपको अपने फ़ील्ड के बारे में प्रॉपर जो नॉलेज है वो होना चाहिए, ताकि आप पेशेंट को इधर-उधर अननेसेसरी जो रेफ़र है उससे बच सकें ना। पेशेंट की ऑटोनॉमी, जो राइट डिसीजन मेकिंग है, उसमें हमने उसको सपोर्ट करना है। यूज़्ड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो आपके साइंस का नॉलेज है, उसको यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट करना है। एडवर्टाइज़िंग एंड प्रमोशन, मिसलीडिंग जो एडवर्टाइज़मेंट है और अनएथिकल प्रमोशन है, उनसे बचना है। प्रैक्टिशनर जो है, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट की वेलफेयर के लिए हमें काम करना है। ये हाईएस्ट ड्यूटी है हमारी। हर पेशेंट को ट्रीट करना है,
इक्वलिटी के साथ में ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ह्यूमैनिटी मेंटेन करनी है। कंटिन्यूअसली आपको अपना नॉलेज एंड स्किल डेवलप करना है। डिग्निटी है आयुर्वेद की और प्रोफेशन की, उसको हमें बना के रखना है। एक एग्ज़ाम्पल से हम समझते हैं इसको कि एक पेशेंट आपके पास में आता है, जिसको मान लो कि क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ का एग्ज़ाम्पल ले ले रहे हैं। अब हमें पता है सिचुएशन क्या है उसकी। एक स्टेज तक तो वैसे भी जैसे स्टेज 3 ए और बी है, वहाँ तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं केस। उसके बाद उसको सिम्पटम डेवलप होने लगते हैं, तब तक किडनी डैमेज हो चुका होता है काफ़ी, है ना? तो हमें उसको एग्ज़ैक्ट सिचुएशन है, वो ट्रीटमेंट के शुरू करने से पहले एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। क्या-क्या नेसेसरी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, पॉसिबल आउटकम्स क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में उसे जानकारी देनी पड़ेगी। किसी तरह का फ़ॉल्स जो क्लेम है, वो नहीं करेंगे आप। कि मैं इतना किडनी डैमेज हो गया है, इसको रिवर्स कर दूँगा, नहीं, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, उसके बारे में फ़ॉल्स क्लेम हमें नहीं करने हैं, ठीक है? इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? एथिकल इश्यू द आयुर्वेदा प्रैक्टिस में क्या हो सकता है, वो एक्सप्लेन कीजिए। कोई भी 5 एथिकल इश्यू जो आपने फेस किया, मतलब फेस कर सकता है आयुर्वेदा फिजिशियन, वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रिंसिपल्स है वो प्रैक्टिस के दौरान फ़ॉलो करना चाहिए, वो पूछा जा सकता है। ये हाइपोथेटिकल कुछ क्वेश्चन्स हैं, जो बन सकते हैं इसमें ना। देखिए यहाँ पे क्या-क्या टिप्स हैं, एथिकल जो डायलेमा है उसको फेस करने के लिए। कोई भी जो सिचुएशन है उसके बारे में आपको सारे जो फैक्ट्स हैं उसको समझना है और इकट्ठे करने हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स और प्रोफेशनल गाइडलाइंस से फ़ॉलो करनी है। आपको पेशेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। कहीं पे आपको लग रहा है तो अपने सीनियर से आप एडवाइस ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग जो है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है और ट्रांसपेरेंसी है वो रखनी है। तो इसमें स्लाइड में हमने देखा एथिकल इश्यू क्या हो सकता है, कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं प्रैक्टिस में और मेजर क्या-क्या इश्यूज़ है वो एक आयुर्वेदा फिजिशियन फेस कर सकता है। अब देखते हैं लीगल इश्यूज़ इन प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदा। लॉ जो होता है वो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि किसी को सज़ा देने के लिए, नहीं। अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए भी लॉ है वो यूज़फुल है ना। अगर हमें पता है कि ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इसे फ़ॉलो करना है और हम वो चीज़ हमेशा अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए एक शील्ड बन के रहता है ना। दूसरे को बचाने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, अभी के इरा में, है ना। तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ लॉ जो है वो पता होने चाहिए, है ना। और फिर जब पता होंगे तभी आप उसको फ़ॉलो कर पाएँगे। तो देखते हैं, क्या लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं प्रैक्टिस में। चिकित्सक को गलत आरोप, विवाद और कानूनी समस्याओं से बचाता है कानून, है ना। साथ ही रोगी की सुरक्षा और अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। दोनों के लिए बेनिफिशियल है। पेशेंट के लिए भी, उसके राइट को प्रोटेक्ट करता है और उसकी सेफ्टी को और फिजिशियन के लिए भी। ठीक है? इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट्स फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस होना मस्ट है। आप जो भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं, कहीं पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अदर स्टेट में, तो वहाँ का स्टेट आयुर्वेदा काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। वैलिड इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेशन जो मैंडेटरी होना चाहिए और उसी ही फील्ड में जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन है, उसी में आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ-कुछ जो स्टेट है वो जैसे मिक्स आपका ट्रीटमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो बात अलग है। पर अगर आपका स्टेट अलाउ नहीं कर रहा है, तो ध्यान रखना है। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आयुर्वेदा विद इन द सिस्टम। किसी तरह का फ़ॉल्स क्लेम नहीं करना, हमारी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अलावा, है ना? मॉडर्न मेडिसिन अगर अलाउ नहीं है, तो नहीं प्रैक्टिस करना है, जिस स्टेट से आप बिलॉन्ग करते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, हमेशा पेशेंट को अपनी डिज़ीज़ ट्रीटमेंट, उसके बेनिफिट्स, हो सकता है कि उसे कुछ इससे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं या फिर रिस्क हो सकता है, वो और अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये सब एक्सप्लेन करने हैं। पेशेंट का कंसेंट लेना है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले और फिर रिटर्न कंसेंट आपको ले लेनी है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे आयुर्वेदा मेडिसिन स्टार्ट आपने कर दिया है, वो लेने में उसको दिक्कत हो रही है, तो दूसरे-तीसरे दिन आके वो लड़ाई-झगड़ा कर सकता है कि मुझे इससे उल्टी हो गई, इससे कड़वा लग रहा है ना? ये तो ईज़िली लेने की स्थिति में नहीं है। तो पहले पूछ लीजिए कि क्या आप ये मेडिसिन लेना चाहेंगे कि पाउडर फॉर्म में लेना है, उसमें मतलब वटी लेनी है, क्वाथ किसी को कड़वा लग सकता है, जो भी उस वैसे तो ऑटोनॉमी उसको है, फिर भी एक बार पूछ के उससे कंसेंट लेना मस्ट है और उसको रिटर्न कंसेंट ले लेना है। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखनी है, इसको हमने पहले बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें। रिकॉर्ड कीपिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको जब कोई भी लीगल इश्यू आएगा तो बचाने के लिए
हेल्पफुल रहेगा ना। तो कंप्लीट और एक्यूरेट जो केस रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन करने हैं, जिसमें कि हिस्ट्री, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एडवाइस, फ़ॉलो-अप सब लिखा हो ना, और लगभग 3 साल तक इसको प्रिज़र्व करके आपको रखना है। एडवर्टाइज़िंग एंड प्रमोशन, किसी तरह का फ़ॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना है। जो भी एनसीआईएसएम के और स्टेट काउंसिल के गाइडलाइंस है वो फ़ॉलो करने हैं। अनएथिकल प्रोमिसेस नहीं करने हैं, ठीक है? जो द बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती है, असाध्य रोग भी तो बोले गए हैं, तो उनको बताना है कि इतने दिनों के बाद ये ट्रीट नहीं होता है, फिर भी हम आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है उसको मेंटेन करने के लिए एफ़र्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं इसको ठीक कर दूँगा, मैं कैंसर ठीक कर दूँगा, ये इस तरह के बड़े-बड़े दावे नहीं करने हैं। प्रिस्क्रिप्शन एंड ड्रग्स, है ना? जब आप प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, तो एक अच्छे मेथड्स में आप क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कीजिए, और बहुत ज़्यादा जो ड्रग्स है और कोई बैन हो गई है ड्रग, है ना? तो उसको नहीं लिखना है। प्रोफ़ेशनल कंडक्ट क्या ध्यान रखने हैं, हमेशा ऑनेस्ट रहना है, रेस्पेक्टफुल और रहना है आपको, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी भी पेशेंट के साथ में। अनएथिकल किसी तरह का गिफ्ट ला रहा है कोई पेशेंट, मिठाई का डब्बा ले लो, ये ले लो, है ना? इस तरह की चीज़ें आपको प्रोफ़ेशनली जो बिहेवियर है उसमें ठीक नहीं है, उसको नहीं करना है, गिफ्ट वगैरह एक्सेप्ट। फिर आता है नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपकी कोई भी जो ड्यूटी है उसको आपने अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं किया, स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग। माल प्रैक्टिस, किसी तरह का पेशेंट को हार्मफुल चीज़ें डेवलप हो गई है आपके ट्रीटमेंट से, तो ये लीड कर सकती है किसी तरह का लीगल इश्यू, और या आपके खिलाफ उसको फिर नोटिस वगैरह ये भेजा जा सकता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कुछ इश्यू हमने डिस्कस किए, इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। एक बार फिर से देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन, स्कोप जो है आपका, और कहाँ प्रैक्टिस कितनी लिमिट तक आपको देखना है अपने फील्ड में। इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह और प्रमोशन फ़ॉल्स नहीं करना, प्रिस्क्रिप्शन और ड्रग्स जो है कैसे लिखना है, प्रोफ़ेशनल कंडक्ट को ध्यान रखना, नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस से बचना। कॉमन लीगल प्रॉब्लम्स क्या-क्या है ना? मिसडायग्नोसिस, अच्छे से डायग्नोज़ नहीं हुआ, उसके पहले आपने हिस्ट्री टेकिंग ठीक से नहीं किया। जो पिछला लेक्चर था, वो आप देखेंगे, उससे भी पिछला तो पता चलेगा कि जैसे क्या-क्या जो कंडक्ट है हमारे ट्रीटमेंट के दौरान, अगर हम एक भी ठीक से हमने फ़ॉलो नहीं किया, तो डायग्नोसिस बनाने के लेवल पे दिक्कत आ सकती है। फिर बात आती है ट्रीटमेंट की, है ना? इनकम्प्लीट या फिर इस तरह का आपने कुछ भी ड्रग्स लिखे हैं, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, है ना? तो जब आपको नीड होगी अपने पक्ष में साक्ष्य दिखाने की, तो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रांच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की इच्छा के विरुद्ध आपने कोई चीज़ शेयर कर दी है ना? अनएथिकल प्रैक्टिसेज़, जैसे कि क्लेम कर रहे हो आप, इस तरह की चीज़ें, है ना? लीगल जो प्रोटेक्शंस है डॉक्टर्स के लिए, उनका भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अपनी क्वालिफ़िकेशन और लिमिटेशन को पता रखते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। हर पैथी की अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ हैं और कुछ क्वालिटी लिमिटेशंस हैं ना, तो वो दोनों हमें पता होनी चाहिए प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन क्या है, वो हमें फ़ॉलो करना है। कंसेंट ले लेना है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखने हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, अपनी नॉलेज को हमेशा एनहांस करके रखना है। हमेशा ध्यान रखें, ऑनेस्ट इंटेंशन, एथिकल प्रैक्टिस और लीगल जो प्रोटेक्शन है वो आपको गुड डॉक्यूमेंटेशन करने में हेल्प करता है। क्या-क्या इसके रिगार्डिंग कुछ लॉज़ हैं, वो हम देख लेते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट है ना 1956, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। एनसीआईएसएम के सीसीआईएम पुराना जो था, के कुछ कोड ऑफ एथिक्स है, रेगुलेशन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, है ना? ये नया एक्ट है, जो डेटा प्राइवेसी के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये सब कुछ लॉज़ हैं और गाइडलाइंस हैं जो कि रिलेवेंट है ना, ये ध्यान रखने हैं। कैसे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं? डिस्कस कीजिए कि लीगल जो इश्यूज़ हैं, वो क्या हो सकते हैं आयुर्वेदा प्रैक्टिस में। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है? अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिकॉर्ड कीपिंग क्या है? क्या-क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आयुर्वेदा फिजिशियन की, वो डिस्कस कीजिए। अब देखते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है ना। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक तरह का पेशेंट का राइट है और फिजिशियन की ड्यूटी है ना। पेशेंट ये अधिकार रखता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ना, और फिजिशियन होने के नाते हमारी ड्यूटी है इसको बताने की। क्या होता है? रोगी को उसके उपचार और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देना, जैसे कि रोग का उपचार का उद्देश्य क्या है, उससे क्या लाभ होगा, क्या हानि हो सकती है, क्या-क्या रिस्क हो सकती है ना? कितने उसके पास और विकल्प है, क्या जो एक्सपेक्टेशन है रिज़ल्ट की, और उसपे किसी तरह का दबाव नहीं है ना, ये सुनिश्चित करना हमें कि वो अपने इच्छा से उसको
सहमति दे रहा है, इसको क्या कहते हैं? इन्फॉर्म्ड कंसेंट। मतलब आपने उसको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म करी है, इसको हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद में जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट पेशेंट के लिए डेवलप होने में काफ़ी हेल्प होती है इससे, ठीक है? क्या-क्या एलिमेंट्स होने चाहिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट में, जो कि हमें देना है? नेचर ऑफ द डिज़ीज़, पेशेंट की जो डिज़ीज़ है, वो किस तरह की है ना, जैसे साध्य है, असाध्य है, कृच्छ साध्य रोग है, याप्य है, उस तरह का। वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ट्रीटमेंट का पर्पज़ क्या है? आप कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं डिज़ीज़ को, है ना? उस तरह का। वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का डिज़ीज़ पेशेंट को है, बेनिफिट्स क्या होंगे उसको ट्रीटमेंट के दौरान, क्या आउटकम्स होने वाले हैं, क्या-क्या रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ये। अदर अल्टरनेटिव मेथड्स क्या है ट्रीटमेंट के, वो भी बता देने हैं। अगर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं करता है कराना चाहता है, तो क्या-क्या उसको कॉन्सिक्वेंस डेवलप हो सकता है ना, कि क्या-क्या उपद्रव जैसे हो सकते हैं। आपने अभी मान लो कि जैसे कि कास्ट का ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, जैसे निदानार्थ का रोग होते हैं ना, उस तरह के ना उपद्रव होते हैं, वो सब। सक्सेज कैसे बनेगी, आप कैसे-कैसे मतलब कितने दिन में इतना चीज़ों को कवर कर पाएँगे, आपका ट्रीटमेंट कितना चलेगा, वो सब। कितना ड्यूरेशन है, क्या-क्या कॉस्ट आ जाएगी ट्रीटमेंट की, और सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू विथड्रॉ। ये वैसे तो उसमें यूज़ होता है जैसे हम कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तो जैसे हमने पेशेंट एनरोल किए हैं, तो वो कभी भी छोड़ के जा सकता है, उसको अधिकार है ना। और वैसे भी प्रैक्टिस में भी पेशेंट किसी और को दिखाने कभी भी जा सकता है, तो राइट टू विथड्रॉल है ना, हमें वो अपने आप को हटा सकता है किसी भी समय आपके ट्रीटमेंट से। तो ये ध्यान रखना है, ये कुछ हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट के, ठीक है? ध्यान रखना है इनको। की पॉइंट्स क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप बता रहे हो क्लियर, ट्रूथफुल, कंप्लीट और ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि पेशेंट को अच्छे से समझ में आए, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, है ना? कंसेंट वॉलंटरी होना है, ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ नहीं करना उसको ना, किसी तरह का फ्रॉड और मैनिपुलेशन नहीं। कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट, है ना? वन लाइन इवेंट नहीं है, वन टाइम। आज आ गया पेशेंट और आज ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं। लंबे समय तक फ़ॉलो अप चल सकता है और लाइफ लॉन्ग रिलेशन भी बनता है इससे पेशेंट फिजिशियन का ना, कि कभी उसकी फैमिली में किसी और को प्रॉब्लम हुआ तो आपका बिहेवियर सब चीज़ें ठीक है तो वो लेके आएगा और भी पेशेंट, है ना? सभी तरह के ट्रीटमेंट पे फ़ॉलो होता है, सर्जरी है, प्रोसीजर है या फिर रिसर्च है। गुड कम्युनिकेशन और ट्रस्ट फाउंडेशन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के। आप जितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँगे, अपनी बात उस तक पहुँचा पाएँगे, तभी वो कंसेंट देगा, ऐसा आप सोच सकते हैं ना। अब देख लेते हैं कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट कितने टाइप की हो सकती है, ठीक है? एक्सप्रेस कंसेंट, जहाँ पे पेशेंट खुद लिख कर के अपनी जो कंसेंट है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे कि पेशेंट ने किसी सर्जरी से पहले साइन कर दिया है ना। इम्प्लाइड, जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन या जनरल एग्जामिनेशन जो भी कर रहे हैं, उस दौरान हमने कहा कि पैर को ऊपर उठाइए, जैसे जीभ दिखाइए, मुँह खोलिए, है ना? ओरल कोई एग्जामिनेशन कर रहे हैं। रिटन कंसेंट, मेजर सर्जरी में जैसे लिख के कंसेंट देते हैं ना कि मैं इस सर्जरी के पॉसिबल जो रिस्क है उससे अवेयर हूँ। ये खुद भी पेशेंट दे सकता है या उस कंडीशन में वो नहीं है तो उसके जो साथ वाले हैं, परिवार वाले, वो लिख के ऐसे देते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर रिसर्च, जो अभी हमने बात करी थी, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उसके अंदर, है ना? जब आप पीजी करेंगे तो अच्छे से समझ जाएँगे इसको। क्यों नीड है हमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की? वैसे तो क्लियर ही है कि जो प्रोटेक्शन है पेशेंट के राइट का और ऑटोनॉमी और सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उसके लिए पेशेंट का राइट है ये और हमारी ड्यूटी है। ट्रस्ट और स्ट्रेंथ डेवलप करता है, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है ना। आप बाद में कोई भी क्लेम करेगा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ये नहीं पता था ये, तो आपके पास में एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि पेशेंट को हमने सब कुछ समझाया था और इसने साइन करके हमें दिया है। इम्प्रूव्स पेशेंट सैटिस्फैक्शन एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स, उसका जो माइंड मेकअप है उसको बदलता है ना, कि मुझे ये सब चीज़ें पता है अपनी बीमारी के बारे में, तो ट्रीटमेंट आउटकम्स भी अच्छा होगा फिर। जब उस मतलब वो अच्छे से सैटिस्फाई होके फिर कंसेंट साइन कर रहा है अपनी, है ना। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है उनको प्रमोट करता है। डॉक्टर की क्या ड्यूटीज़ है, पेशेंट कैसे समझ रहा है आप जो बता रहे हो और उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, इसको हमें असेस करना है। कंप्लीट रिलेवेंट अंडरस्टैंडेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो उसे देनी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ना। मेडिकल जो भारी भरकम शब्द है उनको हमें अवॉइड करना है। पेशेंट को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना है, जो भी उसके डाउट्स हैं वो उसी दौरान क्लियर कर ले। पेशेंट के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है ना, अगर वो मना भी कर दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आपको एक्सेप्ट करना है। डॉक्यूमेंट जो कंसेंट है वो अच्छे से ले लेना है हमें ना। क्या-क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पहले आपको प्रिपेयर करना है कंसेंट, है ना? क्या होगा उसमें?
पेशेंट को जानना है आपको क्या बीमारी है उसको, है ना, प्रोसीजर क्या हो सकते हैं, क्या रिस्क है, ये सब प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसको इन्फॉर्म करना है सभी चीज़ें, है ना। फिर समझना है कि पेशेंट समझ पा रहा है कि नहीं असेसमेंट के लिए। फिर डिसाइड करना है, आपको टाइम देना है उसको, है ना, कि वॉलंटरी डिसीजन कब आएगा। फिर फाइनली मान लो कि उसने कंसेंट दे दिया, फिर आप उसको डॉक्यूमेंटेड कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप है जो फॉलो करने हैं। आयुर्वेदा जो प्रैक्टिस है हमारी, यहाँ पे सत्य, करुणा, अहिंसा, ये सब चीज़ें तो ज़्यादा फॉलो होती ही है। क्या इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट की डेफिनेशन क्या है? जो हमने सबसे ऊपर देखी थी, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, ये रही, ठीक है? ये क्या है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट है हमारा। उसके बाद में और क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है? डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट की क्या इम्पोर्टेंस है वो देख लिया हमने। एक्सप्रेसिव एंड इम्प्लाइड कंसेंट, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जैसे कंसेंट के हमने टाइप्स पढ़े थे ना यहाँ पे, ये इनमें से भी कुछ पूछ सकता है ऐसे। फिर आता है मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेग्लिजेंस क्या होता है? हमारी जो असाइन ड्यूटी है वो फिजिशियन ने नहीं करी, उसके वजह से पेशेंट को कुछ भी हार्मफुल जो है उपद्रव कुछ भी उपस्थित हो गया, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको हम देखेंगे। चिकित्सक जब अपनी देखभाल की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता और लापरवाही से, गलती से मरीज को शारीरिक या मानसिक आर्थिक हानि पहुंचा देता है, उसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं ना। इसके लिए फिर मरीज उपभोक्ता संरक्षण कानून ये लाया गया है, जिसके तहत जो पेशेंट है वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स है मेडिकल नेग्लिजेंस के? ड्यूटी ऑफ केयर है ना, पेशेंट के लिए जो फिजिशियन की एक ड्यूटी है, अगर वो ठीक से नहीं कर रहा, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी बीच में ब्रेक हो गई, फेलियर हो गया उसका, है ना, वो इसमें आता है। कोजेशन, बीच में ही रोक दिया है आपने, है ना, ट्रीटमेंट। डैमेज, किस एक्चुअल हार्म और या इंजरी हो गई है, ये सारी चीजें आती है मेडिकल नेग्लिजेंस में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके हम। जैसे आपने मिस डायग्नोस किया है ना, डिलेड डायग्नोसिस, टाइम से डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत टाइम लगा दिया और गलत डायग्नोसिस कर दिया है, रॉन्ग ट्रीटमेंट शुरू हो गया, डायग्नोसिस ही सही नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट कहाँ से ठीक होगा, है ना। तो जो मेडिसिन आपने सेलेक्ट किया वो भी गलत होंगे। ये तो संशमन औषधि के दौरान हो गया। सर्जिकल एरर्स, सर्जरी के दौरान कुछ गलतियाँ हो गई। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपने नहीं लिया, मॉनिटरिंग और फॉलोअप सही नहीं किया, रिकॉर्ड कीपिंग आपका अच्छा नहीं है, इमरजेंसी केयर में फेलोर हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या डिफेंस हो सकता है डॉक्टर के लिए? रीजनेबल केयर एंड स्किल्स देखेंगे आप, गुड फेथ के साथ एक्ट करना है, क्या केस था, रिस्क था, ये सारी देखेंगे। पेशेंट ने रूल फॉलो किए या नहीं किए, है ना। नेग्लिजेंसी जो है उसको आपको कंट्रीब्यूट करके मतलब देखेंगे कि पेशेंट का क्या क्या रोल था इसमें नेग्लिजेंस के लिए ना, दोनों तरफ से क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, फिजिशियन का या इसका, वो सब डिफेंस के लिए देख सकते हैं। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, ये क्या कहता है कि मेडिकल जो सर्विस है उसकी तरफ से या सर्विस में किसी तरह की डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से जो भी चीज़ें डेवलप हुई है और पेशेंट अपने राइट को प्रोटेक्ट करना चाहता है ना, उसके लिए ये एक्ट है, ये हेल्पफुल होता है। पेशेंट के क्या क्या राइट्स हैं इस एक्ट में? सेफ्टी के लिए इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए उसे, ऑटोनॉमी वाला है, सेकंड ओपिनियन ले सकता है, उसका राइट है, कॉन्फिडेंशियलिटी का राइट है, रिड्रेसल का राइट है, इसको देखेंगे हम। और राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रावधान क्या है, स्टेट के क्या है, नेशनल कमीशन के, यहाँ पे आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है और रजिस्ट्रेशन जो है आपका वो भी लिया जा सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखनी है। फीस वगैरह लौटानी पड़ सकती है ना, और प्रैक्टिस जो है वो डिसकंटिन्यू हो सकती है। नेग्लिजेंस से बचने के लिए क्या-क्या आपकी को प्रैक्टिस करना चाहिए ना, वो देख लेते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? तो ड्यूटीज़ एंड ऑफ डॉक्टर टू अवॉइड नेग्लिजेंस, प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना है, करेक्ट डायग्नोसिस बनाइए, एक्सप्लेन करना है डिजीज़, ट्रीटमेंट और रिस्क को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले लेना है, एप्रोप्रिएट क्या इन्वेस्टिगेशन और मेडिसिन्स है वो यूज़ करने हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड करके रखना है, टाइमली जो है आपको फ़ॉलो अप कराना है ना, और अगर ऐसा नीड है कि रेफ़र कराना है पेशेंट को तो क्रिटिकल आवर्स में, तो बिना 1 सेकंड गँवाए उसको हायर सेंटर पे रेफ़र कर दीजिए। फ़ॉलो अप वगैरह देखना है, नॉलेज एंड स्किल्स को डेवलप करते रहना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको रेफ़र की नीड है या अपने पास रख के आप ट्रीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमेशा कोई भी बैड सिचुएशन है वो नेग्लिजेंस की वजह से आया ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। नेग्लिजेंस इज़ लैक ऑफ रीज़नेबल केयर, मतलब ऐसा है कि विवेकपूर्ण तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि सच में नेग्लिजेंस की वजह से ये चीज़ डेवलप हुई है या फिर कोज़ कुछ और है इसका, है ना। तो गुड कम्युनिकेशन बेस्ट प्रोटेक्शन है हमारा इसके लिए। तो
हमें तो ट्रांसपेरेंट रहना है और ऑनेस्ट रहना है ना, पेशेंट की सेफ्टी को हमेशा सेफगार्ड रखना है ताकि लीगल जो चीज़ें हैं उनसे हम बच सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको। मान लो कि एक पेशेंट जो आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराने के लिए आया और उसने फिजिशियन ने प्रॉपर उसको ठीक से मतलब क्या है कि असेसमेंट नहीं किया और कुछ ड्रग्स दे दिए, प्रिस्क्राइब कर दिए और किसी तरह का रेजिम जो है वो नहीं बताया उसको, ना ही कंसेंट ली। तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत हो सकती है। जैसे हमने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एक पेशेंट देखा ऊपर है ना, उसका एग्ज़ाम्पल लिया उस तरह से। पॉसिबल प्रश्न क्या बन सकता है इसमें से? मेडिकल नेग्लिजेंस को परिभाषित कीजिए, क्या होता है? ऊपर परिभाषा हमने देखी। क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं नेग्लिजेंस के, वो पूछ सकते हैं। पेशेंट के राइट्स क्या-क्या हैं, है ना? एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये बताइए। ये सब पॉसिबल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं क्वेश्चन के। मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट का, उसको सही जानकारी से ढंग से लिखना और उसको गोपनीय बना के रखना वैद्य का कर्तव्य है। इससे क्या होता है, इलाज भी बेहतर होता है और आपको कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। लॉ सिर्फ दूसरों को सजा देने के लिए थोड़ी है, वो अपनी सेफ्टी के लिए भी है। तो वही है, क्या रिकॉर्ड का आपका इम्पोर्टेंस है? प्रॉपर पेशेंट केयर के लिए हेल्पफुल होता है, फ़ॉलो-अप के लिए। कंटिन्यूटी जो है ट्रीटमेंट की, वो भी बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा था इसकी दवा ना, सब कुछ तो याद नहीं रहेगा। क्लिनिकल ऑडिट के लिए, रिसर्च और टीचिंग के लिए ज़रूरी होता है। लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये एक, जो कि किसी तरह के डिस्प्यूट से आपको बचाएगा आगे चल के, अगर आपके पास में प्रॉपर उसका एविडेंस होगा रिकॉर्ड फॉर्म में तो। मॉनिटरिंग एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए भी आपको हेल्प करेगा कि पेशेंट फ़ॉलो पे आ रहा है तो कितना इम्पोर्टेंट उसको इम्प्रूवमेंट कितना है, ठीक है? रिटर्न होता क्या है मेडिकल रिकॉर्ड? मेडिकल रिकॉर्ड इज़ अ रिटन अकाउंट ऑफ पेशेंट्स इंटरैक्शन विद फिजिशियन व्हिच इंक्लूड्स हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड फ़ॉलो। इन सब का जो कंबाइंड फॉर्म है उसको हम क्या कह देते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड। तो एक अच्छे मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, डेटा है पेशेंट का, नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, है ना? ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। चीफ कंप्लेंट सेगमेंट, जो हमारा एक हिस्ट्री टेकिंग के जो हम देखते हैं ना, आईपीडी की जो फाइल है वही है सारी ये, और कुछ नहीं है। पेशेंट चीफ कंप्लेंट क्या है विद ड्यूरेशन, है ना? हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये सारी सर्जिकल हिस्ट्री, वो सब आ जाएगी। एग्जामिनेशन में जनरल, सिस्टेमिक और अलग से अगर आपने कुछ और एग्जामिन किया है ना, ये सब चीज़ें। डायग्नोसिस, आयुर्वेदा डायग्नोसिस क्या है ना, वो सारी चीज़ें। इन्वेस्टिगेशन क्या किया था आपने, ट्रीटमेंट और फ़ॉलो-अप्स, ये सब एक कंपोनेंट्स होते हैं एक गुड मेडिकल रिकॉर्ड के, ठीक है? ये प्रिंसिपल्स कॉन्फिडेंशियलिटी के तो हमने पढ़ लिया था ना, फर्स्ट लेक्चर आप देख लेना, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है कि कब किसी की इन्फॉर्मेशन पेशेंट की आपको शेयर करनी है, उसके कुछ-कुछ फैक्टर्स थे, वो हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किए थे। कैसे आप रिकॉर्ड रखेंगे अपने पास में? तो अच्छे से क्लियर और मतलब एंट्रीज़ आपको करनी है। स्टैंडर्ड जो अब्बरवेशंस है ना, शॉर्ट फॉर्म जो हमारी है मेडिकल की, वो सब यूज़ करके डेट, टाइम हर बार एंट्री करेंगे तब, कि जैसे पेशेंट 10 दिन बाद आया, उस दिन की डेट डालेंगे, फ़ॉलो केस लिखेंगे ऐसे। ओवर राइटिंग नहीं करनी है ना, ताकि वो साफ-साफ दिखाई दे। स्टोर करके अच्छे से अच्छी जगह रखना है। कब इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जा सकती है? ये सब भी उसी का पार्ट है जो पहले लेक्चर में डेवलप हुआ था। सॉरी डेवलप क्या, जो डिस्कस किया था हमने। लीगल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके? प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोटेक्ट्स यू लीगली एंड गुड डॉक्यूमेंटेशन शोज़ योर कॉम्पिटेंस एंड ऑनेस्टी। अगर हम अच्छे से ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन रखने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी सेफ्टी के लिए है। लगभग 3 साल तक आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। क्या-क्या पॉसिबल प्रश्न इसमें से बन सकता है? व्हाट इज़ मेडिकल रिकॉर्ड? क्या होता है? एक्सप्लेन कीजिए, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? क्या-क्या कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं? पेशेंट की इन्फॉर्मेशन कब डिस्क्लोज़ कर सकते हैं? क्या-क्या लीगल एस्पेक्ट हैं रिकॉर्ड रखने के? ये सब। अब जो भी हमारे 3 लेक्चर थे, इसके अलावा 2 और, इन सबको हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, एक ही पेज में। क्लिनिकल एथिक्स इन काय चिकित्सा, है ना? ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, पेपर नंबर फर्स्ट का। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया, ठीक है? इससे पहले वाले लेक्चर में। उससे भी पहला जो था उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, ऑटोनॉमी क्या है, बेनिफिसेंस, ये सब, है ना? क्लिनिकल एथिक्स में क्या-क्या आते हैं, एथिक्स क्या है, वो डिस्कस किया था। फिर दूसरे लेक्चर में हमने
कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो डिस्कस किया, क्या होता है ना? क्या-क्या मॉडल्स हो सकते हैं इसके। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात की थी, होती क्या है और कैसे डेवलप होती है। फिर वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करी थी हमने, है ना? उसके क्या-क्या पार्ट थे, वो किया। ये भी उसी में आ गया था, एक्टिव लिसनिंग करना है आपको, है ना? फिर आज के लेक्चर में हमने एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ क्या है प्रैक्टिस के दौरान, वो डिस्कस किए, जिसमें कि हमने देखा इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर, ठीक है? एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या है, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डिस्कस किया, मेडिकल रिकॉर्ड क्या है, लीगल इश्यूज़ क्या है। तो ये एक पूरा जो टॉपिक है उसका क्विक रिवीजन है ना, ठीक है? पेशेंट के साथ में रिलेशनशिप ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी पहले लेक्चर में। कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, प्रिंसिपल्स क्या है एथिक्स के, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है, नेग्लिजेंस क्या होता है, ये एक्ट क्या है, रिकॉर्ड कैसे रखना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, हम हर पेशेंट जो है वो डिग्निटी डिज़र्व करता है, हर इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, हर डिसीजन डॉक्टर का वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए ना, और हर एक्शन जो है वो एथिकल एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो पता होनी चाहिए हमको, ठीक है? तो ये हमारा टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट हो गया आज। 3 पार्ट में, पार्ट ए, बी एंड आज का ये सी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, और क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं आने वाले दिनों में, वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ताकि हम ये जो जर्नी है हमारी लर्निंग की, इसको और बेटर बना सकें। तो उसके नोट्स मैं शेयर कर दूँगी शॉर्ट वीडियो बना के, और टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड करती हूँ टाइमली। और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके लिए क्या-क्या एमसीक्यूज़ बन सकते हैं टॉपिक से, पॉसिबल शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।